नमस्ते प्रिय स्टूडेंटों। पहला चैप्टर जो कि आपका चल रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसका हमने इस चैप्टर की 2 क्लासें हो चुकी हैं। ये तीसरी क्लास है और इस तीसरी क्लास में आज हम समीकरण को संतुलित करने के लिए जो हमारे जो चरण चल रहे थे वो आज समाप्त कर देंगे हम। इसके बाद में इस चैप्टर में एनसीईआरटी बुक 10th क्लास, इसमें आधा जो हिस्सा है आपका इस चैप्टर का समाप्त हो जाएगा और इसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे इंपॉर्टेंट। वो क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप जरूर देखें, नोट्स बनाइए, समझें उनको। समझ में नहीं आए कमेंट्स करें, अच्छा लगे तो भी कमेंट्स करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरे साथ कौन कौन से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो चलो आज शुरू करते हैं हम। अगला जो चरण था हमारा, ठीक है, अगला जो चरण था वो शुरू करते हैं। तो एक हमारे पास एक समीकरण है और वो समीकरण कौन सी है हमारे पास, मैं लिख देता हूं C3H8। ठीक है, और ये किसका सूत्र होता है? ये होता है प्रोपेन। किसका सूत्र होता है? ये प्रोपेन का सूत्र होता है। इस प्रोपेन की क्रिया अगर आप इसको देखना चाहें कि ये समीकरण जो सूत्र लिखा है वो सही है या गलत, तो आप इस तरह से 3 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दीजिए, एक यहां, एक यहां, एक यहां जुड़ेगा, एक यहां जुड़ेगा, एक यहां। हम नेक्स्ट आपके केमिस्ट्री में आएगा, वहां आपको IUPAC नेम बनाना, किस तरह से IUPAC नेम बनाते हैं, ये सब चीजें अगर आप सीखेंगे तो बिल्कुल आपको ये सूत्र भी बनाने आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो आप देख सकते हो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। इस चीज को आप नोट करें अच्छे से ना। देखो कार्बन की संयोजकता 4, 1 2 3 4, एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये यहाँ सही है। इधर देखिए 1 2 3 4, ये इसकी भी काउंट होगी और ये इसकी भी काउंट होगी, 4 है। इधर 1 2 3 4 बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हाइड्रोजन है हमारे पास, इसका मतलब ये सूत्र हमारा क्या है? सही है ना। और अब एक पहले का पुराना वीडियो है IUPAC वाला, वो आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा। IUPAC नेम, वहां से आप इसको देख सकते हैं, इस वीडियो को आप देख सकते हो। प्रोपेन का मतलब कार्बन 3 है और सिंगल बॉन्ड का है, इसलिए हमने N लगाया है। ये सब चीजें आपको समझ में आएगा, पीछे वाला वीडियो देखें, है ना। इससे पीछे वाला वीडियो और भी पीछे बैक में जाएंगे आप, तो वहां IUPAC नाम से आप सर्च कर सकते हैं, दिनेश सर। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया, है ना। और इसकी क्रिया हम करवाते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं, ऑक्सीजन के साथ में। तो ये जो जब ऑक्सीजन के साथ में इसकी क्रिया करवाते हैं तो ये बनता है हमारे पास, यानी CO2 प्लस में क्या आ जाएगा? यहाँ जल आ जाएगा। CO2 प्लस में क्या आ जाएगा? हमारे पास जल आ जाएगा। अब देखिए संतुलित है या नहीं है समीकरण, संतुलित है या नहीं है। सबसे पहले हम ये चीजें देखेंगे कि समीकरण संतुलित है या नहीं है। देखो सबसे पहले आसान तरीका ये है कि यहाँ 2 चीजों को आपको याद रखना, एक तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। मैं लिख देता हूं यहां, यानी हम कह सकते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन अणुओं को छोड़कर समीकरण संतुलित की जाती है। समीकरण क्या की जाती है? संतुलित की जाती है। ये चीज आप नोट करें एक बार, समझे। यहां देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, देखो यहां हमारे पास ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ये रहा, हाइड्रोजन ये रहा। कहने का मतलब ये क्या होते हैं एक प्रकार से, यानी हम ये कहते हैं देखो ऑक्सीजन है हमारे पास, यानी यहां हम इसको बढ़ा घटाकर 3 नहीं कर सकते, याद रखना। यानी इसका सबसे आसान तरीका ये होता है, जब भी आप समीकरण को संतुलित करें तो सबसे पहले बॉक्स के अंदर उसको बंद कर लें। उसको किसके अंदर बंद कर लें? बॉक्स को बॉक्स के अंदर बंद कर लें। ठीक है, यानी जो अणु यहाँ ये अणु जो जुड़े हुए हैं, ये जो जुड़े हुए हैं, इनको हम बढ़ा घटा नहीं सकते हैं, विशेष रूप से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, बस।
ठीक है, विशेष रूप से। बाकी हमें सबसे पहला चरण हमें यही अपनाना चाहिए कि सबसे पहले इसको बॉक्स के अंदर क्या कर लेना चाहिए, बंद। और दी गई जो समीकरण है वो क्या है, ये जो ऊपर की जो समीकरण है ये क्या है, असंतुलित है। और असंतुलित कैसे है, देखो परमाणु की संख्या गिनो, यहां कार्बन कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं 8, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 2। अब इस साइड में यानी ये तो हो गया हमारा LHS और इधर हो जाएगा RHS, यानी हम कह सकते हैं ये है हमारा बायां पक्ष और ये है हमारा दायां पक्ष। बायां पक्ष का मतलब क्या है, इधर क्या है अभिकारक और इधर क्या है उत्पाद है। उत्पादों में परमाणुओं की संख्या RH साइड में, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब टोटल देखिए कितने हो गए 10, 13 परमाणु। इधर देखते हैं, इधर देखो कार्बन कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है। तो 3 2 5 और 1 कितने होते हैं, ये आ गए हमारे पास, यानी हम कह सकते हैं 6। कितने परमाणु हैं 6। आराम से आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ कार्बन कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं 8, ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो कितने हो गए 10 और 3 13। ठीक है, इधर देखिए कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर फिर हाइड्रोजन 2 है, फिर ऑक्सीजन 1 है, तो कितने हो गए 3 2 5 और 1 6। तो देखिए आप बिल्कुल अगर दोनों की संख्या सेम आती, कई बार क्या होता है सेम भी आ जाएगी, लेकिन आपको अलग अलग से चेक करना पड़ेगा। देखिए कार्बन 3 है, इधर कार्बन कितना है 1 ही है, इसका मतलब संतुलित असंतुलित समीकरण। तो आप कह सकते हैं यह समीकरण असंतुलित है। क्या है, असंतुलित है, असंतुलित है। ठीक है, ये समीकरण क्या है, असंतुलित है। अब इस समीकरण को हम करेंगे संतुलित। अब संतुलित करने के लिए सबसे पहले बॉक्स बना लो आप, सबसे अच्छा यही रहेगा, है ना। वैसे आपको याद रहे या नहीं रहे तो आप तो सबसे पहले बॉक्स बना लो, ठीक है। अब ये बॉक्स बना लिया आपने। अब देखिए यहां देखो, अब किस तरह से संतुलित करते हैं इसको। देखो सबसे पहले संतुलित कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए संतुलित करने के लिए आप सबसे पहले ये अपना कौन सा साइड है, यानी LHS और ये है RHS, ठीक है, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष। इधर उत्पाद है, इधर क्रियाकारक है, ये तीर का चिन्ह है, इधर और इधर दोनों साइड में संतुलित करेंगे। तो देखो कार्बन कितने हैं हमारे पास 3, इधर कार्बन 3 है। आप लिख सकते हैं, यहां लिख लो तत्व लिख लो, ठीक है, इधर आपका ये लिख लो HS साइड में लिख लो और इधर RH साइड में लिख लो, है ना। तो इस तरह से भी आप लिख कर सकते हैं इसको। देखो तत्व क्या है, कार्बन है, तो आप लिख सकते हैं ये लिख लो कार्बन, एक हाइड्रोजन है अपने पास, एक ऑक्सीजन है अपने पास, ठीक है। तो देखो कार्बन, इधर कितने कार्बन है 3, इधर कार्बन है 1, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 8, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 2, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 3। तो देखो बिल्कुल ही आप देखेंगे तो बिल्कुल गलत आ रहा है ना। इधर ज्यादा है, इधर कम है, इधर ज्यादा है, इधर कम है, या फिर इधर ज्यादा है या इधर क्या है कम है। इसका मतलब तो ये असंतुलित है। इसको संतुलित कैसे करें, तो संतुलित करने के लिए देखो अब इधर आप ऐसे भी लिख सकते हैं जांच करने के लिए ना। अब क्या करेंगे, देखो कार्बन 3 है, इधर कार्बन कितने हैं, इस साइड में 1 ही है, तो 3 करने के लिए क्या करें भैया, 3 यहां लगाएंगे, ना कि यहां बीच में बॉक्स के अंदर नहीं लगाएंगे, बॉक्स के बाहर ही बड़ा घटा सकते हैं, यहां बड़ा घटा सकते हैं, यहां बड़ा घटा सकते हैं, याद रख लेना, ठीक है। लेकिन हम बॉक्स के अंदर बड़ा घटा नहीं सकते हैं, तो 3 लगा दो भैया यहां। तो देखो कार्बन 3, इधर भी कार्बन कितने हो गए 3, कार्बन 3, यहां से इसको हटा दो ना, कार्बन 3 हो गए, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं 8 हैं। हम क्या करें कि हाइड्रोजन इधर भी 8 हो जाए, तो भैया हम यहां सीधी सी बात है कितने लगा दें, 4 लगा दें। तो अब देखो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, क्योंकि देखो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो गए, ठीक है। तो ये हो गए 8, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन भी सही, कार्बन भी सही हो गया हमारा, हाइड्रोजन भी सही हो गया। अब ऑक्सीजन देखते हैं, इधर ऑक्सीजन 2 हो गए, अब इधर ऑक्सीजन कितने हो गए, देखो 6, भैया ये 3 इसका भी तो है और 2 है, तो 6 हो गया, यानी 3 गुणा में 2 तो कितने हो गए 6, इधर कितने हो गए 4, तो 10 हो गए। अब ऑक्सीजन इधर 10 है, इधर 10 करने के लिए क्या करें, इधर 10 करने के लिए हम क्या करेंगे कि देखिए यहां 5 लगा लीजिए, 10 हो गए। अब गिन के देखिए, अब गिन के देख लेते, कार्बन 3 सही है, हाइड्रोजन 8 सही है, ऑक्सीजन 10,
टोटल कितने हो गए हमारे पास, ये हो गए 18, 19, 20 और 21 परमाणु। अब इधर देखो, कार्बन 3, ऑक्सीजन 6, ठीक है, ऑक्सीजन कितने हो गए 6, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं 8। अब गिनिए इसको कितने हो गए भैया, 12 और 18 और 3 21। इसका मतलब ये समीकरण हमारी क्या हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है। ये समीकरण हमारी क्या हो चुकी है, संतुलित। अब आप इसको कोष्टक बॉक्स को हटा सकते हैं ना, और इसको लिख सकते हैं C3H8 + 5O2 और ये बन गया 3CO2 प्लस में 4H2, इस तरह से, ठीक है। अब ये नहीं है कि देखो अब ये ऑक्सीजन ही रहेगा, 5 लगाने के बाद में इसका नाम चेंज नहीं होगा, नाम वो ही रहेगा, ठीक है। ये तो हमने संतुलित करने के लिए लगाया। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, 3 लगाने से उसका नाम चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये भी ध्यान में रखिए। यहां भी देखो 4 लगाया, जल है तो जल ही रहेगा, है ना। तो इसको ये नहीं कि यहां आपने जो संख्या जो आपने जोड़ी है वो नाम में परिवर्तित करेगा, नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज आप बॉक्स बना के कीजिए, बॉक्स बनाकर बहुत ही अच्छा रहेगा, आपकी गलतियां नहीं होंगी, है ना। और जो भी नए स्टूडेंट है वो पीछे वाले वीडियो जरूर देखें, ठीक है ना, ये आपसे अनुरोध है। अब देखिए कि परिभाषा आती है, एक परिभाषा क्या होती है अभिक्रिया की, मैं लिख देता हूं, अभिक्रिया के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बढ़ा घटाकर, परमाणुओं की संख्या को बढ़ा घटाकर समीकरण संतुलित करना अनुमान विधि या हिट एंड ट्रायल मेथड यानी विधि कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, अनुमान विधि बोल दो या हिट एंड ट्रायल विधि बोल दो, ठीक है। हिट एंड ट्रायल विधि क्या होती है कि अभिक्रिया के इस साइड में और अभिक्रिया के इस साइड में परमाणुओं को बढ़ा घटाकर समीकरण को संतुलित करना, या अभिक्रिया के दोनों ओर समीकरण को संतुलित करना। परमाणु की संख्या बढ़ा भी सकते हैं, परमाणु की संख्या घटा भी सकते हैं, इसे हम अनुमान विधि या हिट एंड ट्रायल मेथड यानी हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। इस चीज को भी आप नोट करें, बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। पूछ लेता हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है, तो आप यहां से उसकी परिभाषा दे सकते हैं। अगला बिंदु देखिए, अगला जो नेक्स्ट बिंदु है हमारे पास वो है भौतिक अवस्थाओं से संबंधित। भौतिक अवस्थाओं से संबंधित देखेंगे, और भौतिक अवस्थाओं से संबंधित देखिए यहां लिख लेंगे हम अगला पॉइंट, समीकरण संतुलित करने के बाद भौतिक अवस्थाएं दर्शाते हैं। भौतिक अवस्थाएं दर्शाते हैं इसके बाद में। अभी भौतिक अवस्थाएं जैसे एग्जाम्पल में ठोस, द्रव, गैस, और एक होता है जलीय विलयन। इसको शॉर्टकट में एस बोलेंगे, इसको लिक्विड बोलेंगे, एल बोलेंगे, इसको जी गैस बोलेंगे, और ए क्यू ये बोलेंगे। ये अपने को चारों अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं अभिक्रिया को जब करेंगे जब हम दर्शाएंगे। कैसे दर्शाएंगे, जैसे देखिए
ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कार्बन क्या है, यहाँ ठोस है, सॉलिड। इस तरह से हम नीचे दर्शाएंगे। आप चाहे तो यहाँ भी दर्शा सकते हैं, आप चाहे तो थोड़ा नीचे भी दर्शा सकते हैं इसको, है ना। ये देखो ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होती है, गैस होती है। ठीक है, इस तरह से हम इसको दर्शाएंगे। एक उदाहरण और ले लीजिए, Mg प्लस में O2 और ये बन जाएगा MgO। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड बन गया हमारे पास, है ना। तो देखिए मैग्नीशियम ये सॉलिड है, ये गैस है, और ये ऑक्साइड बनाया, ऑक्साइड यानी ठोस है, ये सॉलिड है। ठीक है, अब देखिए आपने देखा होगा ये समीकरण संतुलित है, ये समीकरण संतुलित नहीं है। तो संतुलित करने के लिए सीधी सी बात है, यहां 2 लगा लीजिए, यहां 2 लगा लीजिए, यानी मैग्नीशियम 2 हो गया, मैग्नीशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। समझ में आ गया होगा आपके बिल्कुल। तो इस तरह से हमें करना है। ठीक है, अगला बिंदु देखिए, अगला बिंदु जो हमारे पास आएगा वो देखते हैं हम कौन सा बिंदु। ठीक है, एक जलीय विलयन वाला भी बता देता हूं, है ना। जलीय विलयन वाला आ जाए तो किस तरह से करेंगे। तो देखिए अपने पास ये है कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, प्लस में यहां इसकी क्रिया करवा देते हैं जल के साथ में, है ना। तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो यहां CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है ये, ठीक है, धातु ऑक्साइड है यहाँ। तो हम इसको क्या कहेंगे, सॉलिड कहेंगे, इसको लिक्विड कहेंगे। और देखो यहां इसके अंदर जब जल को घोल देंगे तो ये बन गया AQ, जलीय विलयन। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, है ना। और भी आपके बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं आपकी किताब में, NCERT में, वो भी हम अब नेक्स्ट करवाने जा रहे हैं। इसके बाद में अगला बिंदु, अभिक्रिया संपन्न होने के बाद यहां, या अभिक्रिया को अभिक्रिया संपन्न होने के लिए अगला लिख लेंगे आप, अभिक्रिया संपन्न होने के लिए ताप, दाब, उत्प्रेरक को तीर के चिन्ह के ऊपर लिखा जाता है। देखो अब बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं होती है, सभी में नहीं, बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनको संपन्न करने के लिए किसी तापमान की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, दाब की भी आवश्यकता पड़ती है, इसके अलावा उत्प्रेरक की भी आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए यहां एक शब्द आया है उत्प्रेरक। ये उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक क्या काम करता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देता है तथा स्वयं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने देता है। ठीक है, ये बिंदु भी आप नोट कर ले। उत्प्रेरक क्या होता है कि ये किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में क्या कर देता है, परिवर्तन, वेग को बढ़ा भी सकता है, वेग को घटा भी सकता है, लेकिन स्वयं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने देता है। ठीक है, तो ये होता है उत्प्रेरक। तापमान की बात करें, तापमान, दाब, ये सब जो चीजें होती हैं वो हमेशा यहाँ तीर के चिन्ह के ऊपर लिखा जाता है। याद रखना, तीर के चिन्ह के ऊपर, नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन होना चाहिए तीर के आसपास, ठीक है ना। यहां हम इस चीज को लिखते हैं, ताप, दाब और उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं, वेग को बढ़ा भी सकते हैं, वेग को घटा भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब एक ताप, दाब का उदाहरण ले लेते हैं ना, ताप का, दाब का, इनका उदाहरण ले लेते हैं, उत्प्रेरक के, ये सभी उदाहरण ले लेते हैं एक बार समझने के लिए ना। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये कि गैस है CO, सब जानते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस होती है। ठीक है, इसके बाद में इसकी क्रिया करवाते हैं जल के साथ में, है ना। और एक यहाँ जो दाब होता है, आपकी बुक में दे रखा है, NCERT बुक में जो दाब दे रखा है वो दे रखा है 340 एटम, ठीक है, 340 ATM, ठीक है, ये दे रखा है 340 दाब, ATM दे रखा है, ठीक है। इतने दाब पर यह अभिक्रिया क्या करती है, काम करती है, इतना दाब इसको देना पड़ता है, ठीक है। और ये बन जाएगा CH3OH, ठीक है, लिक्विड होता है, ये भी लिक्विड है, और ये क्या है, ये गैस है,
ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास मैथिल एल्कोहल, या इसको कहते हैं मैथिल एल्कोहल, या फिर बोल देंगे इसको मैथिल, यानी हम कह सकते हैं इसको मैथिल एल्कोहल। क्या बोल देंगे इसको? मैथिल एल्कोहल। यही वो एल्कोहल है जिसको पीने से, लगातार सेवन करने से व्यक्ति अंधा हो जाता है। व्यक्ति अंधा हो जाता है। इसको पीने से लगातार व्यक्ति अगर इसका सेवन करता है तो व्यक्ति की आंखों की जो मांसपेशियां हैं वो धीरे धीरे कमजोर पड़ेंगी और उसे दिखाई देना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अब देखिए समीकरण संतुलित है या नहीं है वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन हमारे पास 2 ही हैं, इधर 4 हैं तो 2 लगा दो ना पे, 4 हो गए, इधर देखो 3 और 1 4 और 1 ऑक्सीजन, बिल्कुल संतुलित समीकरण है। तो इस तरह से देखो ये दाब है। मुख्य जो अपना जो कार्य था, मुख्य जो समझना था वो ये था कि जब भी कोई ताप आ जाए, जब भी कोई दाब आ जाए, जब भी कोई उत्प्रेरक आ जाए, हमेशा तीर के ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, इस अभिक्रिया को संपन्न के लिए 340 एटीएम की जरूरत पड़ती है। इतना दाब देना बहुत ही जरूरी होता है, अन्यथा ये अभिक्रिया संपन्न ही नहीं होगी, ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। इसके बाद में एक अभिक्रिया और दे रखी है आपकी बुक में, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया दे रखी है। ये दे रखी है सी, यहां दिखाई देगा आपको, CO2 प्लस में जल, प्लस में जल, और यहां ये दे रखा है, इसको भी लिख लेंगे, यानी सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश लिख लेते हैं। और यहां दे रखा है आपका, वो दे रखा है हरित लवक, जो कि आप छोटी क्लासों में पढ़ते आ रहे थे, हरित लवक है, यानी यहां हम पढ़ेंगे क्लोरोफिल, 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 क्या पढ़ लेंगे? क्लोरोफिल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब यहां हमारे पास क्या बनेगा? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस में क्या बनेगा? यहां प्लस में ऑक्सीजन बनेगी और जल बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, प्लस में क्या बन जाएगा? जल बनेगा। ठीक है, ऑक्सीजन बनेगा और क्या बनेगा? जल बनेगा यहां। ठीक है, ऑक्सीजन और क्या बन जाएगा? जल बनेगा। तो आपको पता है यहां हमारे पास जो CO2 है, ठीक है, जो CO2 है, ठीक है ना, यहां ये जो CO2 है हमारे पास, ये दे रखा है आपके AQ दे रखा है, ये जल लिक्विड दे रखा है। ठीक है, यहां C6H12O6, ठीक है, ये आपकी बुक में दे रखा है AQ जलीय विलयन। और ऑक्सीजन यहां जो दे रखा है वो दे रखा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी यहां दे रखा है AQ दे रखा है, और जल लिक्विड दे रखा है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि भैया ऑक्सीजन होती है, ये ऑक्सीजन क्यों नहीं है? ये ऑक्सीजन क्यों नहीं है? ठीक है, इसके बाद में देखिए ये लिक्विड हो गया, ये CO2 तो गैस होती है, लेकिन ये जलीय विलयन क्यों है? बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स था कि सर किताब में ये दे रखा है एनसीईआरटी में, देखिए बिल्कुल सही दे रखा है, बहुत ही सही दे रखा है। अगर आप इसको गैस भी दर्शाएंगे तो भी सही है, और आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग AQ दर्शाएंगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा, गलत नहीं रहेगा। ठीक है, वो इसलिए दे रखा है कि जब सूर्य का प्रकाश, और सूर्य के प्रकाश में क्या होता है कि CO2, जो सूर्य के प्रकाश में CO2, अब मुक्त रूप से तो CO2 गैस है नहीं भैया, सूर्य के प्रकाश के द्वारा, वाष्प के द्वारा, समझ में ना, एक प्रकार से नमी के द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा जब वो प्लांट के अंदर आ जाता है, प्लांट के अंदर जब CO2 आ जाती है, ठीक है, प्लांट के अंदर की बात करें, प्लांट से बाहर होता तब गैस दिखते, और प्लांट के अंदर आने से कहने का मतलब कहीं ना कहीं इस गैस का किसी ना किसी के साथ कुछ संबंध है, कुछ रिलेशन है, इसलिए हमने यहां जलीय विलयन लिखा, जल लिक्विड है। ठीक है, यहां देखिए ग्लूकोज AQ होता है, यहां भी बहुत सारे मिनरल्स है ना इसके अंदर, देखो यहां कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसके अलावा देखिए यहां ऑक्सीजन, अगर ये वायुमंडल में होती तब हम इसको गैस लिखते। अब ये क्या है, किसी प्लांट के अंदर किसी ना किसी तत्व के साथ इसका रिलेशन है, जल के अंदर घुली हुई है। ठीक है, और यहां ये जल हो गया हमारे पास। अब देखते हैं हम इसको संतुलित करते हैं। संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, देखिए कार्बन हमारे पास 1 है, इधर कार्बन हमारे पास 6 है, तो पहली चीज तो क्यों नहीं हम इसको 6 बना दें। अब देखिए कार्बन 6 हो गया, इधर भी कार्बन 6 हो गया। इसके बाद में हम यहां क्या करते हैं, यहां 12 लगा लेते हैं, यहां 6 लगा लेते हैं, यहां 6 लगा लेते हैं। अब हम इसको करके देखते हैं, कार्बन 6 हो गया, देखते जाना आप कार्बन कितने हो गए, 6, इधर भी कार्बन कितने हैं, 6। अब देखिए इधर ऑक्सीजन आ रहा है इसके जस्ट बाद में, तो ऑक्सीजन कितने हैं, 12,
12 और 12 24। तो देखिए 6 ये रहे और भैया 12 ये रहे, तो कितने हो गए 6 और 12 18 और 6 ये रहे, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल 24, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, हाइड्रोजन आ रहा है तो 24 हाइड्रोजन है, तो 12 हाइड्रोजन ये रहे और 12 हाइड्रोजन ये रहे, यानी 6 को 2 से गुणा करेंगे 12 हो गए ना, इसलिए समीकरण हमारी क्या हो गई है, संतुलित हो गई है। ये देखिए इस प्रकार से हम सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, मुख्य जो रीजन था हमारा समझना था वो ये था कि उत्प्रेरक हो, प्रकाश हो, ताप हो, है ना, ये सब चीजें तीर के चिन्ह के ऊपर लिखा जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है ना। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आज हम इस समीकरण को बिल्कुल समाप्त कर देंगे, है ना। समीकरण जो लिखने के चरण है इसी वीडियो में समाप्त करेंगे, है ना। नेक्स्ट एक समीकरण है हमारे पास, वो समीकरण देखिए क्या है, Mg प्लस में O2 और ये बन गया MgO, ये हमारे पास है। तो सबसे पहले तो आप देखिए इसकी जांच कीजिए कि समीकरण संतुलित है या असंतुलित। कई बार तो आपको ये क्वेश्चन दे देगा, आपको समीकरण दे देगा या अभिक्रिया देकर आपको समीकरण लिखवा लेगा, समीकरण दे रहा है तो पूछ लेगा संतुलित समीकरण है या असंतुलित है। तो सबसे पहले आपने देखा मैग्नीशियम 1 है, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 ही है, इसका मतलब ये समीकरण क्या है, असंतुलित है। क्या समीकरण क्या है, असंतुलित है। अभिक्रिया यानी असंतुलित है, असंतुलित है। कैसी है, असंतुलित है, ठीक है, असंतुलित है। इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये मैग्नीशियम हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, इधर ये MgO, ठीक है। हमने वही चीजें बताना है, मैग्नीशियम 1 है, इधर भी 1 है, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन 2 है, इधर 2, यहां तो हम लगा ही नहीं सकते भैया, और ना यहां लगा सकते हैं क्योंकि हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें बॉक्स बनाना है और बॉक्स के अंदर हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। इस पॉइंट को आप याद रखें। पॉइंट बाद में जब आप कुछ 10-15 अभिक्रियाएं समीकरण कर लेंगे, संतुलित करना सीख जाएंगे तो आपको बॉक्स लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट ही कर देंगे उसको, ठीक, आप बिल्कुल डायरेक्ट करेंगे, ये गारंटी है मेरी। अगर आप बिल्कुल पहली क्लास देखिए, दूसरी क्लास देखिए और ये तीसरी क्लास देखिए, इसके बाद में जितना हमने पढ़ा है और जितना आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं वो सब क्वेश्चन हम सोल्व कर देंगे, आराम से करेंगे, एक एक पर्सन को लिखकर सोल्व करेंगे, बिल्कुल यहाँ बोर्ड पर करेंगे, ठीक है, बिल्कुल बोर्ड पर करेंगे, बिल्कुल एक एक पर्सन लिखकर उसको सोल्व करेंगे आराम से, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। इतना जल्दी नहीं करना है कि हमें कुछ समझ में नहीं आए, हमें धीरे 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 हमारी मंजिल तक पहुंचना है, धीरे धीरे हमें हमारी क्या पहुंचना है, हमारी मंजिल पर पहुंचना है, ताकि हमें सफलता प्राप्त हो सके, हम एक अच्छी परसेंटेज बना सकें, है ना। कोरोना हमेशा नहीं रहेगा कि प्रमोट कर दिए जाओगे, प्रमोट नहीं किए जाओगे, ठीक है, प्रमोट नहीं किए जाओगे भैया, सुन लेना, प्रमोट होगे तो आगे आपके रास्ते चारों तरफ से बंद हो जाएंगे, ये पहले बता रहा हूं, समझो उस चीज को। आपको प्रमोट किया है तो उस कोर्स का भी आप बिल्कुल अध्ययन करें, अध्ययन करो बिल्कुल उसका। तो बहुत सारे बच्चे तो खुश हो रहे हैं कि प्रमोट कर दिया, है ना भैया, हमेशा प्रमोट नहीं किया जाएगा, ठीक है, हमेशा प्रमोट नहीं किया जाएगा, पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा आपको, समझो उस चीज को। प्रमोट कर दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप उन प्रश्नों को, उस सिलेबस को देखिए, एक बार सोल्व कीजिए, 3 महीने 2 महीने जितने भी लगे आपको उसको सोल्व करिए पूरे को, ठीक है, फिर आगे की क्लास में ज्वाइन करें आप, ठीक है ना। तो ये देखिए, अब देखिए इसके बाद में बॉक्स बना लिया आपने, तो भैया ऑक्सीजन तो 2 है, अब यहाँ तो ऑक्सीजन इसके बॉक्स के अंदर तो लगा नहीं सकते। अब कई स्टूडेंट ये सोच रहे हो सर बॉक्स के बाहर यहाँ लगाते, नहीं, यहाँ भी नहीं लगाना है भैया। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, मैंने एक नियम बताया है आपको, ऑक्सीजन एक चरण बताया था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अणुओं को छेड़ना नहीं है, याद रख लेना, जो लगा हुआ है वो लगा ही रहेगा, हटाना नहीं है, ठीक है। इसके आगे इन अणुओं को बढ़ा सकते हैं, आप 2 कर लो। अब देखो ऑक्सीजन 2 हो गए, लेकिन मैग्नीशियम भी तो 2 हो गए ना। कई तो सोचेंगे बोले हाँ ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 बिल्कुल संतुलित है, लेकिन गलत है, क्योंकि मैग्नीशियम तो एक ही है, तो 2 लगाओ ना, यहाँ नहीं लगाना है हमें कुछ भी, याद रखना इस चीज को, यहाँ 2 लगाओ। अब देखो 2 Mg प्लस O2, ठीक है, और ये बन गया MgO2। अब देखो संतुलित है समीकरण, आप जांच कर सकते हो इसकी, बिल्कुल समीकरण क्या है, संतुलित। तो यहां लिख सकते हो संतुलित, संतुलित समीकरण, समीकरण क्या है, संतुलित है, ठीक है। आप गिन सकते हैं भैया, परमाणु गिन लो ना पे, देखो 2 + 2 टोटल कितने परमाणु, 4, इधर देखो 2 इसके हो गए और 2 इसके हो गए, टोटल कितने हो गए परमाणु, 4 हो गया,
ठीक है। अभी मैं द्रव्यमान संख्या के आधार पर भी आपको जांच करना बताऊंगा कि द्रव्यमान संख्या के आधार पर कैसे जांच करते हैं समीकरण संतुलित है कि या असंतुलित है। ठीक है, वो हम यही देख लेते हैं। अब ये जो अभिक्रिया आपने लिखी है Mg प्लस O2 और MgO2 यहां लगाया और 2 आपने यहां लगाया, संतुलित समीकरण है। ठीक है, यहां मैग्नीशियम फीते का दहन हो रहा है। यहां क्या हो रहा है भैया, मैग्नीशियम फीते का दहन हो रहा है। यानी एक यहां क्या हो रहा है, मैग्नीशियम फीते का दहन हो रहा है। अब एक यहां एक आंसर आता है, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होता है कि मैग्नीशियम फीते को दहन से पहले रैगमार से साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, रैगमार से साफ क्यों किया जाता है, तो उसका आंसर देखिए। ठीक है, आपके बुक में भी दे रखा है ना, अभिक्रिया आपके ये दे रखा है MgO2 और MgO और ये दे रखा है ना, संतुलित समीकरण दे रखा है। और इसमें लिखा है कि जब मैग्नीशियम फीते को, है ना, आप नोट लगाकर लिख सकते हैं, जब मैग्नीशियम फीते को जलाया जाता है तो उसे रैगमाल से साफ किया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम एक सक्रिय धातु होती है। सक्रिय धातु होती है, एक सक्रिय धातु होती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, आपको एक लाइन में नहीं लिखना, आपको 2-4 लाइन लिखनी है इसके बारे में, तब आपको अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन बनेगा आपकी बार बोर्ड के अंदर। यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम एक सक्रिय धातु होती है जो वायु यानी ऑक्सीजन से क्रिया कर के धातु ऑक्साइड, यानी धातु ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ, MgO, धातु ऑक्साइड है ये। ठीक है, Mg धातु ऑक्साइड बनाता है, अर्थात कुछ मात्रा में धूल मिट्टी के कण धातु पर जम जाते हैं। इस परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम फीते को रैगमाल से साफ किया जाता है। ठीक है, ये है इसका इंपॉर्टेंट आंसर कि भैया मैग्नीशियम फीते को जलाने से पहले रैगमार से साफ क्यों किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि जब जो मैग्नीशियम होती है वो एक सक्रिय धातु होती है, क्रियाशील धातु होती है। ठीक है, जो वायु से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है, MgO बनाता है। ठीक है, देखो ऑक्सीजन से क्रिया करके बना रहा है ना, तो ये धातु ऑक्साइड बनाता है। जब धातु ऑक्साइड बनाता है तो क्या होता है कि जलने में कुछ प्रॉब्लम आती है, एक काले रंग का पदार्थ इसके ऊपर जमा हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि वो जलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, धूल मिट्टी के कण होते हैं, तो उसको साफ करने के लिए हम रैगमाल का इस्तेमाल करते हैं। रैगमाल का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम एक लास्ट अभिक्रिया से समझेंगे, एक समीकरण से समझेंगे कि समीकरण को संतुलित कैसे करें। लास्ट उदाहरण है ये, मान लीजिए, और लास्ट उदाहरण देखिए क्या है। लास्ट उदाहरण देखिए, आपके बुक के अंदर दे रखा है Fe प्लस में जल। ठीक है, जल दे रखा है और इसके बाद में हमें बनाना क्या है, Fe3O4 प्लस में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। क्या बनेगा भैया, हाइड्रोजन बनेगा। क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भैया, बॉक्स बना लीजिए आप। ये दे रखा है भैया, अंदर हमें कुछ छेड़ना नहीं है, हमें बढ़ाना घटाना नहीं है
है ना। सबसे पहले क्या बना लेंगे, हम बॉक्स का निर्माण करेंगे। सबसे पहले हम बॉक्स बना लेंगे। अब हम इसको क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। देखिए यहां Fe कितना है, एक ही है, लेकिन इधर कितने हैं, 3। तो भैया सीधी सी बात है, 3 यहां लगाना है, ना कि यहां। याद रखना नीचे की साइड हमें 3 नहीं लगाना है। लास्ट समीकरण बता रहा हूं बेटा, लास्ट समीकरण है, यहां हमें 3 नहीं लगाना है। इसके बाद में देखिए हमारे पास यहां हाइड्रोजन कितने हैं, 2, लेकिन हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2 ही हैं। ये तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 2 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 1, इधर ऑक्सीजन 4 हैं। तो भैया ऑक्सीजन 4 करने के लिए क्या करें, यहां 4 लगा देंगे। अब जब ऑक्सीजन तो सही हो गए 4, लेकिन अब हाइड्रोजन बढ़ गए ना। अब हाइड्रोजन बढ़े, कितने बढ़ गए, देखो 4 गुना में 2 तो कितने हो गए, 8 हो गए भैया हाइड्रोजन। तो इधर 8 कर दीजिए, इसको 4 लगा दीजिए। ठीक है, क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। अब हम इसकी यानी जैव परमाणु संख्या इसके आधार पे देख लेते हैं। देखो ये कितने हैं, 3 है। यहाँ ये हाइड्रोजन कितने हैं, 8, ऑक्सीजन कितने हैं, 4। टोटल कितने हो गए, देखो 12 और ये 15। इधर देखो आयरन कितना है, लोहा 3, ऑक्सीजन कितना है 4, प्लस में हाइड्रोजन कितना है 8। तो 12 और 3 कितने होते हैं, 15 होते हैं। ये समीकरण क्या हो गई है संतुलित हो गई है। ये समीकरण क्या हो गई है, संतुलित। थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है हमें वहां इतने पॉइंट बनाना नहीं पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा समीकरण संतुलित है, असंतुलित है, समीकरण को संतुलित कीजिए। अभिक्रिया आपको दे देगा, समीकरण पूछ लेगा आपको, कोई सूत्र पूछ लेगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे। आज का जो हमारा जो टॉपिक था वो यहाँ क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब यहाँ एक चीज आई है ना, यहाँ एक चीज क्या आई है वो देखिए। यहाँ अपने पास ये जो सूत्र है, इस सूत्र के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। Fe प्लस में आपने 3 लगाया, यहाँ क्या है हमारे पास, जल है, यहाँ आपने 4 लगाया, 2 लगाया आपने, यहाँ 4 लगाया आपने, है ना। और ये यहाँ आ गया अपने पास, क्या बन गया, Fe3O4 प्लस में H2, यानी 2 आपने यहाँ लगाया, 4 आपने 2 लगाया आपने, यहाँ कितने लगाया आपने संतुलित करने के लिए, यहाँ आपने लगाए 4। ठीक है, और आपने यहां भी कितने लगा दी, 4। देखो 3 हो गए हाइड्रोजन, यहाँ 8 हो गया, हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए, ऑक्सीजन 4 हो गया। बिल्कुल सही है ना। अगर 2 आप यहां लगाना चाहेंगे तो देखिए एक बार, अगर 2 आप यहां लगाएंगे तो आप 2 नहीं लगा सकते, क्योंकि ऑक्सीजन 4 है, यहाँ 4 ही लगाने पड़ेंगे हमें। ठीक है, अब यहाँ देखिए लोहा है, सॉलिड है। ठीक है, अब यहाँ जो जल है, ये जो जल है ये हमें, आपको पता है भैया लिक्विड है, लेकिन यहाँ याद रखना है गैस लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास ये बन गया हमारे पास, है ना। तो ये बन गया यहाँ सॉलिड है। ठीक है, और ये यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यानी गैस। ठीक है, ये क्या है यहाँ